दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूं। दोस्तों इस समय आप लोग सुन रहे हैं उपन्यास चित्रलेखा, जिसे लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 17वें परिच्छेद तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास चित्रलेखा के 18वें परिच्छेद का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। चित्रलेखा बीजगुप्त के जीवन से बिना उसकी इच्छा के चली गई थी। यशोधरा उसके जीवन में बिना उसकी इच्छा के आ गई थी। बीजगुप्त हंस पड़ा। जीवन उसके निकट एक समस्या थी। काशी के जनरों में बीजगुप्त ने अपने हृदय की हलचल को डुबाना चाहा था, पर यह न हो सका। केवल हलचल का रूप बदल गया। छाया चित्र की तरह उसकी आंखों के आगे चित्रलेखा का चित्र हटकर यशोधरा का चित्र आ गया था। दुख की हलचल सुख के कंपन में परिणित हो गई थी। बीजगुप्त और उसके साथियों को काशी में आए हुए प्रायः 1 सप्ताह हो गया था। उस दिन संध्या हो गई थी। सब लोग एक साथ बैठे हुए काशी नगर के सुंदर दृश्यों पर वार्तालाप कर रहे थे। मृत्युंजय ने कहा, मेरी इच्छा होती है कि मैं काशी वास करूं, पर क्या करूं, विवश हूं। अभी गृहस्थी का जाल मुझको जकड़े हुए है। इतना कहकर मृत्युंजय ने अर्थ भरी दृष्टि से बीजगुप्त की ओर देखा। बीजगुप्त ने मृत्युंजय की बातों का अर्थ न समझने की कोशिश करते हुए कहा, आर्य, रत और विरत, अनुरागी और विरागी तथा गृहस्थ और सन्यासी में भेद बहुत थोड़ा है, और जो कुछ है भी वह नहीं के बराबर है। इतना कहकर वह हंस पड़ा। मेरी बात पर आर्य आश्चर्य तथा विश्वास प्रकट कर सकते हैं, पर जो कुछ मैं कहता हूं वह सत्य है। श्वेतांग को अच्छा अवसर मिल गया। मृत्युंजय का पक्ष समर्थन करते हुए उसने कहा, स्वामिन, सत्य क्या है? क्या कभी यह जाना भी जा सकता है? परिस्थिति की अनुकूलता के दूसरे नाम को ही सत्य के नाम से पुकारा जाता है, और परिस्थितियां सदा एक सी नहीं हुआ करती। मृत्युंजय के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वत्स श्वेतांग, तुमने जो कुछ कहा यथार्थ होते हुए भी यह उस प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं डालता जो हमारे सामने है। आर बीजगुप्त, क्या आप अपनी बात को अधिक स्पष्ट कर सकेंगे? बीजगुप्त श्वेतांग के अनुचित उत्तर से मर्माहत हो गया था। उसने शुष्क स्वर में कहा, बात स्वयं स्पष्ट है। मनुष्य कभी वास्तव में विरागी नहीं हो सकता। विराग मृत्यु का घोतक है। जिसको साधारण रूप से विराग कहा जाता है, वह केवल अनुराग के केंद्र को बदलने का दूसरा नाम है। अनुराग चाह है, विराग तृप्ति है। बीजगुप्त की दृष्टि अचानक ही यशोधरा की ओर घूम गई। यशोधरा की दृष्टि बीजगुप्त की दृष्टि से मिल गई। थोड़ी देर तक मौन का साम्राज्य रहा। उस मौन में निर्जीवता का सूनापन था, विषाद की छाया थी। श्वेतांग को छोड़कर कोई भी कुछ न सोच रहा था। श्वेतांग ने अनुचित बात कह दी थी। बीजगुप्त की बात का खंडन करके उसने अपराध किया था। श्वेतांग को इसका दुख था। यशोधरा ने श्वेतांग की ओर देखा। श्वेतांग का मुख पीला पड़ गया था। वह श्वेतांग के मनोभावों को समझ गई। उस मौन को तोड़ते हुए यशोधरा ने कहा, आर्य बीजगुप्त, यहां कब तक ठहरने का विचार है? ठीक नहीं कह सकता। कभी इच्छा होती है कि पाटलिपुत्र लौट पड़ूं, पर दूसरे ही क्षण यहां कुछ दिन और रहने को जी चाहने लगता है। इस बार मृत्युंजय की ओर देखकर बीजगुप्त ने कहा, आर्य, आपका कब तक यहां ठहरने का विचार है? मृत्युंजय ने यशोधरा की ओर देखकर कहा, मेरी इच्छा की यहां कोई बात नहीं है। यशोधरा की इच्छा से मैं यहां आया हूं। उसकी इच्छा ही पर जाना भी निर्भर है। बीजगुप्त ने यशोधरा को देखा। वह मुस्कुरा रही थी। यशोधरा की उस दिन की मुस्कुराहट में एक ऐन्द्रजालिक छवि थी। आज प्रथम बार बीजगुप्त ने यशोधरा के सौंदर्य की सुधा के वास्तविक रूप को देखा और काफी देर तक उसको देखता ही रहा। उस समय यशोधरा भी एकटक बीजगुप्त को देख रही थी। मृत्युंजय उस समय बाहर देखने लगे।
श्वेतांग को यह घटना असह्य हो गई। स्वामी, क्या आज नगर पर्यटन करने का विचार नहीं है? बीजगुप्त चौंक उठा। उसने एकदम ही अपनी आंखें यशोधरा से हटा ली और यशोधरा ने भी अपनी आंखें श्वेतांग की ओर फेर ली। बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्य, नगर में घूमने का क्या विचार है? आज तो इच्छा नहीं होती। श्वेतांग ने यशोधरा से पूछा। देवी यशोधरा, तुम चलोगी? यशोधरा हंस पड़ी। यहां बैठकर भी क्या करूंगी? बीजगुप्त ने कहा, जाने की तो मेरी इच्छा भी नहीं है। तो फिर क्या आप आर्य श्वेतांग को मेरे साथ जाने की अनुमति दे सकेंगे? यशोधरा ने बीजगुप्त से पूछा। अवश्य। बीजगुप्त को अपनी इच्छा के विरुद्ध कहना पड़ा। यशोधरा श्वेतांग के साथ चली गई। बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्य, आप काशी में यज्ञ करने वाले थे, क्या आपका विचार बदल गया? मृत्युंजय हंस पड़े। हाँ, कुछ दिनों के लिए विचार स्थगित कर दिया है। आर्य बीजगुप्त, एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, क्या यज्ञ से बलि प्रदान वाला अंश नहीं निकाला जा सकता? क्यों? बीजगुप्त भी हंसने लगा। आर्य तो बौद्ध भिक्षुओं की बातों में अभी नहीं पड़े। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? इतने रक्तपात से लाभ? यह रक्तपात धर्म में ग्लानि ही पैदा करता है। जो कुछ बुद्ध ने कहा उसमें तथ्य अवश्य है और शायद सत्य भी है, धीरे से बीजगुप्त ने कहा। थोड़ी देर तक दोनों मौन रहे। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। आर्य, यहां जी नहीं लगता। यदि नगर में घूम आवे तो इसमें आपको कोई आपत्ति न होगी। केवल चलने की कोई विशेष इच्छा न थी। आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि चलना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं। नगर के कोलाहल से उबकर मृत्युंजय ने गंगा की ओर रथ फेर दिया। गंगा के किनारे नौकाएं तैयार थीं। बीजगुप्त ने देखा कि श्वेतांग और यशोधरा एक नौका पर चढ़कर जाने वाले हैं। उसने पुकारा, श्वेतांग। श्वेतांग उस समय गंगा के वक्ष पर नाचती हुई नौकाओं को देख रहा था। उसने बीजगुप्त की आवाज नहीं सुनी। यशोधरा ने श्वेतांग से कहा, देखो, पिताजी के साथ आर्य बीजगुप्त आ रहे हैं। श्वेतांग ने अपना सिर घुमाया। उस समय तक रथ रुक गया था और बीजगुप्त तथा मृत्युंजय रथ से उतर पड़े थे। उस समय बीजगुप्त का आना श्वेतांग को बुरा लगा। उसका मुखमंडल विकृत हो उठा। उसने धीरे से कहा, नाश हो। पर यशोधरा ने यह सुन लिया। यशोधरा गंभीर हो गई। आर्य श्वेतांग, जीवन में संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। श्वेतांग यशोधरा की इस गंभीरता से सहम सा गया। फिर भी उसने कहा, देवी, संयम और प्रेम में विरोध होता है। इस समय तक मृत्युंजय और बीजगुप्त पास आ गए थे। श्वेतांग के मुख से क्षोभ मिश्रित निराशा के भाव अभी तक दूर न हुए थे। बीजगुप्त ने उसके मुखांकित भाव पढ़ लिए। उसने कहा, श्वेतांग, तुम लोगों के चले जाने के बाद हम लोगों का चित्त नहीं लगा और हम लोग भी चले आए। एक रूखी हंसी हंसते हुए श्वेतांग ने कहा, मैंने स्वामी से पहले ही चलने को कहा था। सब लोग नौका पर बैठ गए और नौका गंगा की धारा में छोड़ दी गई। चारों ओर गंगा के वक्ष स्थल पर नौकाएं उतरा रही थीं। कहीं गाना हो रहा था, कहीं बाजे बज रहे थे और कहीं लोग बातें कर रहे थे तथा हंस रहे थे। यशोधरा ने कहा, आर्य श्वेतांग, तुम्हें काशी सुंदर लगता है या पाटलिपुत्र? श्वेतांग ने कुछ देर तक सोचकर कहा, मुझे पाटलिपुत्र अधिक प्रिय है, क्योंकि पाटलिपुत्र का ऐश्वर्य यहाँ काशी में नहीं है। काशी तो विद्या का केंद्र है। और बीजगुप्त, तुम्हें? मुझे आजकल काशी अच्छा लगता है। यशोधरा ने फिर पूछा, आजकल क्यों? देवी यशोधरा, किसी भी स्थान का प्रिय लगना परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर है। हम स्थान को पसंद नहीं करते। स्थान तो केवल एक जड़ पदार्थ है। हम पसंद करते हैं वातावरण को, जिसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वह स्थान प्रिय होता है जहां उसका जन्म हुआ है और उसका लालन पालन हुआ है। सदा वहीं पर रहने से उसके मित्र वहीं पर बन जाते हैं। हमारा जीवन जड़ पदार्थों से निर्मित नहीं है, वह निर्मित है चेतन से,
व्यक्तियों से जिनके संसर्ग में हम आते हैं, ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि मुझे पाटलिपुत्र अधिक प्रिय हो। पर बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। एक ही परिस्थिति सदा सबको नहीं सुहाती। हमारी प्रकृति परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के लिए यह आवश्यक होता है कि हम कुछ दिनों के लिए दूसरी परिस्थितियों में जाएं। वे दूसरी परिस्थितियां जब तक हमें सुहाती हैं, जब तक हमारी परिवर्तन की भावना पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाती। मेरी तबीयत काशी में नहीं भरी, इसलिए मुझे अभी काशी अधिक प्रिय है। यशोधरा हंस पड़ी। आर्य बीजगुप्त, आप में एक विचित्र प्रतिभा है। आपके तर्क अकाट्य होते हैं। इस बार उसने श्वेतांग से हंसते हुए कहा, आर्य श्वेतांग, ज्ञान तर्क की वस्तु नहीं है। आप आर्य बीजगुप्त से सावधान रहिएगा। श्वेतांग ने हंसते हुए कहा, देवी यशोधरा, मैं आर्य बीजगुप्त का गुरु भाई हूं, तो मैं अपने गुरु महाप्रभु रत्नांबर से भी सावधान रहूं? यशोधरा ने हिचकिचाते हुए कहा, यह कैसे कहूं? बीजगुप्त ने कहा, क्यों नहीं देवी यशोधरा, यह भी कह सकती हो। जो बात ठीक समझती हो उसके कहने में संकोच ही क्या? नहीं, संकोच की कोई बात नहीं आर्य बीजगुप्त। आपके विषय में मैं सब कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं आपसे इतनी घनिष्ठ हूं कि मुझे आप में और अपने में अधिक भेदभाव नहीं दिखता। परंतु महाप्रभु रत्नांबर वे पूज्य हैं। बीजगुप्त ने यशोधरा की ओर देखा। उसकी आंखें यशोधरा की आंखों से मिल गई। दोनों एकटक कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। यशोधरा की आंखों में लज्जा न थी, संकोच न था। एक सुषमा थी, स्पष्टता थी, निश्चल भाव था। बीजगुप्त की धमनियों में रक्त तीव्र गति से प्रवाहित होने लगा। हृदय धड़कने लगा। सारे शरीर में एक कंपन सा दौड़ गया। बीजगुप्त ने यशोधरा से अपनी आंखें हटा ली। श्वेतांग की आंखों से उसकी आंखें मिली। श्वेतांग की आंखों ने कह दिया कि वह बीजगुप्त की इस भावना को समझ रहा है। बीजगुप्त को अपने ऊपर कुछ क्रोध हुआ और श्वेतांग के ऊपर भी। श्वेतांग, स्वामी। बीजगुप्त संभल गया। कुछ नहीं, अरे हाँ, हम लोगों को यहाँ आए हुए कितने दिन हुए? श्वेतांग समझ गया कि बीजगुप्त जो कुछ कहना चाहते हैं वह नहीं कह रहे हैं। उसने कुछ गणना करके बतलाया, 8 दिन। तो अब पाटलिपुत्र लौट चलना उचित होगा। इस बार उसने धीरे से, इतने धीरे से कि केवल श्वेतांग ही सुन सके, कहा, चित्रलेखा को भूलना असंभव है। पाटलिपुत्र चलने का प्रबंध करो। बीजगुप्त के इस अचानक विचार परिवर्तन से श्वेतांग को प्रसन्नता हुई। मृत्युंजय और यशोधरा को आश्चर्य हुआ। मृत्युंजय ने कहा, क्या आर्य बीजगुप्त का वास्तव में लौट चलने का विचार है? बीजगुप्त ने सिर नीचा कर लिया। आर्य मृत्युंजय, मुझे क्षमा करिएगा। मुझ में बहुत बड़ा अवगुण है कि मैं अपनी प्रेरणाओं पर अधिक अवलंबित हूं। मैं नहीं जानता कि 1 घंटे बाद मैं क्या करूंगा। इस समय एकाएक मुझे पाटलिपुत्र की याद आ गई। काशी एकदम मुझे काटने लगा। काशी में एक पल रहना भी मुझे अब बड़ा कष्ट साध्य होगा। यशोधरा ने पूछा, तो कब चलने का विचार है? हम लोगों को भी प्रबंध करना होगा। आर्य बीजगुप्त, प्रेरणा पर काम करते समय दूसरों की सुविधा का भी ध्यान देना मनुष्य का कर्तव्य है। बीजगुप्त का मुख लज्जा से पीला पड़ गया। ठीक कहती हो देवी यशोधरा, मुझे क्षमा करना। तुम्हारी सुविधा पर ही मैं अवलंबित हूं। इतना विश्वास रखो। जब तुम उचित समझो तभी मैं चलूंगा। नहीं आर्य बीजगुप्त, मुझे कोई असुविधा नहीं। मैंने तो केवल साधारण बात कही थी। आपको कष्ट न हो, हम लोग कल संध्या तक लौट चलने का प्रबंध कर लेंगे। कुछ सामान मोल लेना है। आर्य श्वेतांग के साथ मैं बाजार से वह सामान कल ले आऊंगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा के लिखे गए उपन्यास चित्रलेखा के 18वें परिच्छेद का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ और सुनते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।